हमने ये जाना संविधान के 2 चरण थे बेटा, बात नहीं बस। संविधान के 2 चरण थे। एक चरण था आपके पास ईस्ट इंडिया आपके पास कंपनी, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया आपके पास कंपनी, मतलब हम ये कह सकते हैं आपके पास कंपनी का शासन, ठीक है। और इसका जो ईयर चला था ये चला था 1773 से 1858 तक, है ना। ये हमने कल कंप्लीट कर लिया था। 1858 से आज पढ़ाना है। और जब ये कंपनी चली गई तो फिर आपके पास आया था मतलब इंग्लैंड की डायरेक्ट शासन, तो इसको बोला गया आपके पास ब्रिटिश आपके पास ताज का शासन, ब्रिटिश या आपके पास ताज का शासन, ठीक है। ये आपके पास चला था 1858 से 1947 तक, मतलब अंग्रेज कब तक रहे, 47 तक, ठीक है। और आए कब से, यहां पर पहले कंपनी के रूप में आए फिर खुद ही आ गए, ठीक है। तो ये हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हमको ये पूरा देख लेना है। इसी में तुम्हारे शासन अधिनियम आएंगे सभी के सभी, और उनको देखना। इसी में तुम्हारा एक अधिनियम और आता है जिसका नाम है स्वतंत्रता अधिनियम, इसी में आएगा, ठीक। तो पहले मैं हेडिंग क्लियर कर दूं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, इसको देखते हैं। सर्वप्रथम आपके पास ताज का शासन किसे कहेंगे और ब्रिटिश इंडिया का शासन आपके पास किसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिए बात नहीं बेटा, बिल्कुल। अब जब आपके इंडिया में आपके पास कंपनी लूटने में लगी हुई थी, तो ये आपके पास इंग्लैंड में अच्छे से सूचना थी कि भैया जो हमारे देश की कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी, ईस्ट इंडिया उसका नाम था, हमारे देश की जो कंपनी है वो इंडिया में इतना पैसा आपके पास लूट रही है और जितना वो आपके पास टैक्स वसूल रही है उसका आधा भी हानि पहुंचा रही। कहानी पहुंचा रही, ये आपके पास आधा आपके पास यूरोप में नहीं पहुंचा रही है। और जब यूरोप में नहीं पहुंचा रही इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के लोग क्यों चाहेंगे कि हमारा नाम बदनाम हो। हमारा नाम भी बदनाम हो रहा इंग्लैंड का, और किस नाम से बदनाम हो रहा, इस नाम से बदनाम हो रहा कि इंग्लैंड की कंपनी यहां पर आके लूट रही है ईस्ट इंडिया नाम की, और नाम भी बदनाम से आ रही, ऊपर से इंग्लैंड में कुछ पैसा नहीं जा रहा। तो इंग्लैंड वालों को लगा कि भैया इस कंपनी को ये काम कर दो, अलग कर दो। और दूसरा कारण एक और था, इतने नियम बना चुकी थी आपके पास इंग्लैंड कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। एक आपके पास बना चुकी थी 1700 आपके पास 73, जो हमने कल पढ़ा। इसके बाद बनाया बेटा आपके पास 1700 आपके पास 84। इसके ना मैं उनको देख आ रहा हूँ, ये कौन आप बीच में, यही है ये, 2-3 नहीं में कहीं पे, यहीं से। हाँ 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 बेटा जी, समझ गए। उठो उठो वहां से, यहाँ आ जाओ। और लड़कियां तुम लोग सब, मैं तुम्हें 10 बार समझा चुका हूं कैसे बैठना है। तुम्हें क्या आपके पास सब ऐसे उठो, ऐसे बैठो सामने, ऐसे दीवार नहीं टेकना है। आइए 3-3 करके किस्त बनाओ सब, ठीक है जी। हमारी तरफ कौन देखता ही नहीं है, तुम आप ही देखा है, ठीक है, खत्म काम। पढ़ाई का चल, पढ़ाई तो चल रहा है, बाद में देख ले, ठीक है ये चीज। हाँ वैसे चलिए, व्यवस्थित रहता हर चीज। अनुशासन बहुत जरूरी है शिक्षा में, अनुशासन नहीं है तो सब बेकार है, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई तो बात की, अनुशासन नंबर 1, ठीक। चलो अच्छा, अब मजा आता पढ़ाने में, सही रहता है अनुशासन तो। अब सब बेकार होता है तो हमें भी मजा नहीं आता पढ़ाने में, ना आप लोगों को तरफ से, ठीक है। चलिए 1773, 1784, 1813 कंट्रोल करने लगी थी। इसके बाद 1800 आपके पास 33 लाई, फिर उसके बाद 1800 आपके पास 53 लाया, ठीक है। तो कंपनी हो गई थी काफी परेशान। अब इतना यार रेगुलेट कर रहे हो तुम उनको, रेगुलेटिंग एक्ट ला रहे हो, चार्टर अधिनियम आपके पास ला रहे हो, दुनिया भर का आपके पास नियंत्रण कर रहे हो आप इसमें। तो कंपनी को लगा यार रहन दो मना, अब उन्हें हमारे पर विश्वास ही नहीं है तो लूट लो जितना लूटना हो। तो इस कंपनी ने और लूटना प्रारंभ किया। जब और लूटना प्रारंभ किया तो जनता में त्राहीमाम मच गई, त्राहीमाम मच गई। थोड़ा मोड़ा लूटे सही है, ज्यादा लूटने लगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपके पास जनता में त्राही, जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता ने विद्रोह कर दिया तो कंपनी ने दबाने का, जनता ने मतलब भारत की जनता ने इंग्लैंड की कंपनी का विद्रोह कर दिया। तुम निकलो भाई यहाँ से, बहुत हो गया यार आपके पास ये सब, हम तो आप नहीं मतलब ये सब चीजें, ठीक है ओके। तो जब कंपनी ने उसको नियंत्रण करने का प्रयास किया, अब ये इतिहास नहीं है तो एक ओवरऑल बस रिव्यू दे रहा हूं, कंपनी ने नियंत्रण करने का प्रयास किया कि भाई ये बात इंग्लैंड तक ना पहुंचे कि इंडिया की जनता ने हमें भगाना चाह रही है, लेकिन बात छुपती कहां पहुंच गई। और जब इंग्लैंड तक बात पहुंच गई तो इंग्लैंड ने कहा भाई कंपनी अब तुम निकल लो वहां से, हम तुमको तब से समझा रहे हैं 1773 से लेकर 1853 तक कि तुम्हें कैसे काम करना, तो तुमसे काम तो किया नहीं जा रहा है, चलो वापस आओ।
वापस आओ, तो पूरी की पूरी कंपनी को खारिज कर दिया और कंपनी को बुला लिया गया कहां पर, वापस अपने इंग्लैंड। ठीक है, भारत के लोगों को कुछ समय के लिए ऐसा लगा, कुछ समय के लिए भारत की जनता को ऐसा लगा कि बस अब हम आजाद हो गए, मतलब हम भैया अपने देश की स्वतंत्रता करा ली हमने। लेकिन उसी समय तुरंत एक सूचना अधिनियम आया कि अब कंपनी राज नहीं करेगी, अब ये पूरा का पूरा भारत महारानी के अंडर में रहेगा। तो उन्होंने कहा कौन सी महारानी, तो उन्होंने कहा महारानी आपके पास इंग्लैंड की। इसका मतलब है अब इंडिया पे कंपनी का राज नहीं होने जा रहा था, क्यों का राज होने जाना था, महारानी का राज हो जाए। तो महारानी ताज पहनती थी, राजा तो ताज पहनता है ना, चाहे राजा हो चाहे रानी हो। ठीक है, तो आपके पास जब महारानी राजा जो ताज पहनते थे, इसी को बोला गया आपके पास क्या, ताज का शासन। ठीक है कि भैया ताज का शासन। और दूसरा एक नाम और बोल दिया गया इसी का, आपके पास कौन सा, ब्रिटिश। ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश, ब्रिटिश करेगी शासन, किसके ऊपर करेगी, इंडिया के ऊपर। इसको बोला गया ब्रिटिश इंडिया का शासन। और ये ताज का शासन या महारानी का शासन या ब्रिटिश इंडिया का शासन कब तक चलेगा, तो ये आपके पास चलेगा 1858 से 1900 आपके पास 47 तक। ठीक है, इसे क्या, अब जब ये आया तो जो नियम बनाएगी, नियम बनाएगी तो वही नियम पढ़ना है। तो नियम बनाए गए, नियम कौन कौन से बनाए गए, जैसे यहां पर बनाए गए थे 1773 से यहां तक के बीच में। तो नियम आपके पास बनाए गए, पहला आपके पास लाया गया 1858, फिर इसके बाद लाया गया आपके पास 1861, फिर और भी आए थे 1892, 95, लेकिन वो आपको नहीं जानना। ठीक है, फिर आपके पास मैन आया, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास 1909, फिर इसके बाद एक और आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास 1919, फिर आया आपके पास 1935, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका देश आजाद हो गया, ये था आपके पास कौन सा, 1947। ठीक है, लेकिन नाम चेंज कर दिया। नाम होता है ना, जब कंपनी थी तो कंपनी चार्टर एक्ट कहती थी, रेगुलेटिंग एक्ट कहती थी, तो अब वही, अब दूसरी लोग आ रहे, आ तो उसी देश से रहे, लेकिन अब तुम्हें अपनी फीलिंग आई, इसी लोगों ने कहा ना भाई हम चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट नहीं लाएंगे, हम लाएंगे शासन अधिनियम। ठीक है, तो अब जो ये जितने आपको पढ़ना है इसको क्या बोलते हैं, आपके पास शासन अधिनियम। सीधी बात है, हेड का बस हेडिंग चेंज हो गई थी, काम वही होने वाला था। राजा चेंज हो गया था, कंपनी के स्थान में राजा आ गए थे और रेगुलेटिंग एक्ट के स्थान पे नाम दिलने लगा आपके पास क्या, शासन अधिनियम। बस होने वाला कुछ नहीं था, मतलब इंडिया गुलाम ही था। अब एक एक करके ये बढ़िया से कवर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। ठीक, और इसके बाद संविधान की कड़ी खत्म, इसके बाद फिर अपना देश आजाद, फिर आ जाएंगे बी.आर. अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू, ये सब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास जो अधिनियम आपके पास आया, तो बोलिएगा, ये आया 1858 का भारत शासन आपके पास अधिनियम। ठीक है, दो दो पॉइंट है, तीन तीन पॉइंट है, सब में कल जैसे बिल्कुल सिंपलिटी, बस समझना है, बिल्कुल व्यवहार है कि हाँ कल की कहानी अब आगे जा रही है। तो 1800 बस नाम ये याद रखना है कि आपके पास क्या बोला गया, शासन अधिनियम इनको बोला गया। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखिए भाई अभी तक क्या होता था, इन्होंने कहा अभी तक भारत का गवर्नर जनरल बनता था। ठीक है, इन्होंने कहा हाँ यार ये तो हम पढ़े थे, 1833 में भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बंगाल के गवर्नर का पद से हटा के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इन्होंने कहा अभी तक भारत का गवर्नर जनरल बनता था, अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनेगा, अब बनेगा आपके पास क्या, सॉरी अब भारत का वायसराय। तो लाकर सब में हेडिंग चेंज करी जा रही थी। बस लूटना तब भी था, जैसे तुम्हें समझ लो जियो की कंपनी है, मान लो तुमसे कहने लगे ये वाला पैकेज हम ये देंगे, तो नाम चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा कि लूट तो तुम उतनी रही हो। किसने बोला कि आपके पास आज से इंडिया में कोई गवर्नर जनरल नहीं होगा, कोई जनरल नहीं होगा, आज से पूरी इंडिया में आपके पास एक व्यक्ति होगा जो पूरा आपके पास कंट्रोल करेगा, उसका नाम क्या देंगे, वायसराय। कल से हम कहानी पढ़ते चले आ रहे हैं, इसका मतलब है पहले ये लोग कौन लाए, पहले लाए गवर्नर। ठीक है, इसके बाद फिर कौन लाए, इसके बाद लाए आपके पास गवर्नर, आपके पास जनरल, फिर उसके बाद क्या लाए, सीधे वायसराय। और जब देश आजाद होगा तो वायसराय के बाद सीधा आपके देश में कौन आ जाएंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट आ जाएंगे आपके देश में। ठीक, तो इनका पहला पॉइंट 1858 में पहला पॉइंट पूछता है कब आपके पास देश के
या भारत के गवर्नर जनरल को हटाकर उसके स्थान पे वायसराय को आपके पास क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। एक पॉइंट तो तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में बहुत अच्छा पूछता है कि यार वह गवर्नर जनरल तो बताओ जो अंतिम होगा इंडिया का। जैसे कोई तुमसे पूछे वारेन हेस्टिंग कौन थे, तो आपने कहा बंगाल के गवर्नर थे और साथ में गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। कोई तुमसे पूछे विलियम बेंटिंग कौन थे, तो आपने कहा इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था भारत का। ऐसी कोई तुमसे पूछे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपने कहा अंतिम गवर्नर जनरल उस समय पे एक व्यक्ति था जिसका नाम आपके पास क्या था, लॉर्ड आपके पास क्या, कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग को क्या किया, उन्होंने कहा बस लॉर्ड कैनिंग को बुलाया, देखो लॉर्ड कैनिंग साहब आप भारत के क्या हो, गवर्नर, अभी आप भारत के गवर्नर जनरल हो। अब गवर्नर जनरल साहब जनता बड़ी भटकी है और जनता भड़की है तो जनता को लगना चाहिए कि कुछ चेंज किया। अगर इनकी बातों में इनकी दिली इच्छा होती है अंग्रेजों की इंडिया को अच्छा करने का, तो इस व्यक्ति को तो बदल ही देते लॉर्ड कैनिंग को कि तुम निकलो भाई, तुम्हारे वैसे इतना सब नहीं, इसको नहीं बदला, उससे कहा नाम बदल लो, अपने पद का नाम बदल लो। तो गवर्नर जनरल को समाप्त करके यही थे, इनको कह दिया आज से तुम वायसराय कहलाओगे। तो दो प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न ये बन गया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बोलना भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लास्ट आपके पास अंतिम। अगला प्रश्न आपके पास ये बन गया भारत का प्रथम वायसराय, तो इन्हीं का नाम दे देना आपके पास क्या, लॉर्ड आपके पास क्या कैनिंग, भारत का आपके पास प्रथम वायसराय। बस ये ऐसे ही है बस सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए हम क्लास के मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर, उप मॉनिटर है, अब आप ही को कल के दिन मॉनिटर, तो कोई पूछे अंतिम मॉनिटर कौन था तो आप बताइए, अब प्रथम मॉनिटर कौन बना आप उप मॉनिटर से, तो आप ही हो, वही है। तो आपके पास ये हो गया। और क्या याद रखना, एक चीज और याद रखना, मैंने कहा था एक जगह तुम्हें मिलेगी, कौन, आपके पास बोर्ड ऑफ आपके पास कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये दोनों चीज कल मैं थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लिखा गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर के स्थान में था कोर्ट ऑफ था, बस अंतर इतना था, ठीक है। चलिए तो आपके पास ये, तो जो कल आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और आपके पास वो डायरेक्टर था पर आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो बोर्ड ऑफ आपके पास कंट्रोल और कोर्ट ऑफ आपके पास डायरेक्टर, इनका क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अब भाई इनको क्यों समाप्त कर दिया गया, अपना थोड़ा कैसे नहीं कि बस सुनते जा रहे हो, काय समाप्त मतलब नहीं है भाई, काय के लिए बनाई गई थी ये बनाई गई थी कंपनी को नियंत्रण करने के लिए और पॉलिटिकल को नियंत्रण करने के लिए। अब कंपनी रही नहीं तो डायरेक्टर साहब तुम्हारा क्या काम, ठीक है। और पॉलिटिकल नियंत्रण अब तुम काहे के लिए करोगे, अब खुद राजा आ गया है यहाँ पर, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी सीधे खुद आपके पास इंडिया में अपना अधिकार जमा रही है डायरेक्ट, तो तुम्हारा क्या काम, तुम भी हटो। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कब निरस्त किया गया, तो आपके पास यहीं पर निरस्त कर दिया गया, ठीक है। ये सब सहानुभूति देने के लिए भारत के लोगों को कि देखा हमने तुम्हारे लिए गवर्नर जनरल हटा दिया, देखा हमने तुम्हारे लिए कंपनी को भगा दी, देखा हमने तुम्हारे लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर को अलग कर दिया, हम तुम्हारा हित नहीं चाह रहे तो क्या चाह रहे। इन्होंने अपने 1858 के शासन अधिनियम को एक बहुत अच्छी हेडिंग दी थी, भारत को सुशासन बनाने वाला नियम। एक पूछ रहा था कि भारत के शासन 1858 शासन अधिनियम को अंग्रेज क्या कहते थे, वो कहते थे ये ऐसा नियम है जो भारत को सुशासित कर देगा, बहुत अच्छा बना देगा, ठीक है। चलिए ये वाला हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब देखना है आपके पास क्या 1861, वेरी इंपॉर्टेंट 1861, ठीक है। आज तक इसका प्रभाव है 1861 का, ये तो आएगा या इनको कोई नहीं पूछता। आपके पास इनको देखिए, तो यहां पर आपके पास अगला आएगा जिसका नाम है आपके पास 1861 का आपके पास अधिनियम। ध्यान दीजिए 1861 का आपके पास शासन अधिनियम। अब समझो क्या किया गया इसमें, तो बोलना पहला काम किया गया बहुत मोस्ट, आपके देश में 3 कोर्टें एक साथ खोली गई। सुप्रीम कोर्ट तो पहले खुली थी, कहां पर, कोलकाता में। अब बोलिएगा 1800 आपके पास 61 में आपके पास वो कलकत्ता, बॉम्बे और आपके पास कौन सा, मद्रास, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, कोर्ट बनाएंगे, सुप्रीम नहीं, सुप्रीम की नीचे वाली कोर्ट। इन्होंने कहा देखो कलकत्ता वाले जितने मैटर होगा तुम संभाल लेना, बॉम्बे वाले जितने मैटर होगा आप संभाल लेना, मद्रास के जितने मैटर होगा वैसे संभाल लेना। ऐसे समझ लो जैसे आज है आपका यूपी का कौन संभालता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। आपके पास ऐसे दिल्ली का दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। पंजाब हरियाणा का आपके पास वो चंडीगढ़ वाला हाई कोर्ट, हर राज्य की अपनी अपनी कोर्ट होती है ना, ठीक है। तो वैसे ही तो उन्होंने कहा इस वाला एरिया ये बॉम्बे संभाल लेगी, इस वाला एरिया मद्रास संभाल लेगी, इस वाला एरिया कलकत्ता संभाल लेगी। इन्होंने कहा हाँ भी बनाओ भैया। तो देश की कभी कभार ये भी पूछ लिया था कि देश की प्रथम सुप्रीम कोर्ट छोड़ के देश की प्रथम कोर्ट कौन थी। कोर्ट तो 2 प्रकार
प्रकार की होती है ना, एक सुप्रीम, एक हाई। हाई मतलब उच्च न्यायालय, और सुप्रीम जो तुम्हारी दिल्ली में देश की न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो पूछा जाता है कि देश की आपके पास कोर्ट, हाई कोर्ट कौन सी थी? तीन पहली आपकी यही थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। याद रखना है, इंडिया की प्रथम आपके पास कोर्ट कौन सी थी? सुप्रीम पूछे तो अलग है, आपके पास ये कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। अगला भैया आपके पास क्या किया गया? अगली एक ऐसी चीज लाई गई कि भैया हिल गया पूरा का पूरा प्रशासन। उन्होंने कहा देखिए, आज से इंडिया में कंपनी तो रही नहीं, आज से इंडिया में पुलिस लगेगी। पुलिस, लोगों ने कहा जी कहा होता है, आज से पुलिस रहेगी, धारा आपके पास रहेगी। इन्होंने कहा उस पुलिस एक कानून पे चलेगी, इस कानून को क्या कहा जाएगा? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इसी को आप लोग हिंदी में क्या कहते हो? भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता में क्या होता है? धारा। ठीक है, तब आप कहते हो अब भाई तुमने ये क्राइम कर दिया, एक धारा के अंदर तुम्हें पुलिस उठा ले जाएगी, इस धारे के अंदर तुम्हारे पर केस चलेगा। ये लाया गया कब? यहां पर 1860 में। और संयोग मानिए देश का कि देश आजाद हो गया, और देश आजाद हो गया कभी भारत सरकार ने ये नियम चेंज नहीं किए। आज भी तुम्हारे देश में वही धारा चलती है जो अंग्रेज चलाते थे तुम्हारे देश में। भारत सरकार ने दुनिया का सब कुछ बदल दिया, लेकिन ये नहीं बदला। इसलिए आदमी कहता है कि पुलिस एक बार मार दे तो समझ में आ जाता है। आदमी तो बहुत बुरा मारती, बहुत बुरा मारती, सबरी सजाएं लिखी है उसमें, कैसे मारना है, कैसे 3rd डिग्री करना है, कैसे क्या करना है। इसलिए पुलिस से आदमी आज भी डरता है। सोचो तब कितना ना डरता होगा, शुरुआत में जब अंग्रेज गुलाम किए थे देश को। 1860 में बोलना आईपीसी धारा लाई गई। अगला आपके पास क्या किया गया? बोलिएगा 1861 में। 1861 में अब आईपीसी धारा को कंट्रोल करने के लिए किसका गठन किया गया? पुलिस विभाग का आपके पास गठन किया गया। और किसका गठन किया गया? सैन्य का गठन किया गया। सेना में आपके पास क्या आ गई? फौजदारी। आपके पास आर्मी बना दी। अब आपके पास वायसराय ने, ये हमारी आर्मी है, ये हमारी पुलिस है, जगह जगह घूमेगी, वर्दी से लेके आपके पास घूमेगी, और किसी ने कुछ किया तो उसको इसके अंतर्गत उसको रख लिया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता बोलना ये 1860। आपके पास कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास कोर्ट 1861। पहली बार पुलिस विभाग का गठन कब किया गया? ये कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, आज की वर्तमान पुलिस किस अधिनियम पे काम करती है? तो आंसर देना है 1860 वाली अधिनियम पे। जब लड़का एसआई पुलिस की तैयारी करता है तो एक वो कहता है भाई साहब, या आप लोग तैयारी करते सिलेबस देखते हो तो लिखा रहता है भारतीय दंड संहिता से भी प्रश्न आएंगे। तो आज झूठा भारतीय दंड संहिता कहां है? ये है भारतीय दंड संहिता जो अंग्रेज लिख के चले गए थे। ठीक है, बस एक पॉइंट और याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है। प्रश्न ये पूछ लेता है कि ये बताइए इंडिया में कब पहली बार विभाग बनाए गए? जैसे आप विभाग सुनते हो ना, सड़क विभाग, तुम जल मंत्रालय, तुम ऊर्जा विभाग, तुम गृह मंत्रालय, तो बोलिएगा पहली बार इंडिया में विभाग यहीं पर आपके पास बनाए गए। यही तो विभाग है। पुलिस विभाग बना दिया, सैन्य विभाग बना दिया, अलग अलग विभाग बना दिए, बस तुम्हारा ये भी कंप्लीट हो गया। 1861, 1800 आपके पास 58। नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले में। आपके पास ये वेरी वेरी, ये 3 तो समझ लीजिए बहुत मोस्ट है। इन्होंने इंडिया का बिल्कुल ऊपर से अर्थ से फर्श बदल दिया इन नियमों ने। ठीक है, पहला नियम आपके पास आ जाए। पहला नियम मैं यही कर दे रहा हूं। पहला नियम आपके पास आता है भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक, बड़ा खतरनाक नियम। इसको कौन लाया था? तो बोलिएगा इस नियम को, एक नियम आपके पास कहा जाता है, मान ले आपके पास मिंटो सुधार। मान ली मिंटो सुधार, इस नाम का क्या अर्थ है? तो बोलिएगा इस नाम का आपके पास अर्थ ये है कि उस समय जो वायसराय होता था उसका नाम, और वायसराय होने के पहले जो लोग वायसराय को कहते थे कि तुम ऐसा करो। ठीक है, जैसे कोई तुमसे पूछे कि इंडिया का इस समय वायसराय कौन है, तो आप मान लीजिए एक प्रकार का, तो आपने बोल दिया इस समय इंडिया का वायसराय, मैं एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपने कहा मान लीजिए प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर मैं तुमसे पूछूं इंडिया के प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई नियंत्रण कर रहा होगा, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल, मंत्रालय बने बैठे हैं, आपके पास पूरे के पूरे कार्यकारिणी कैबिनेट मिनिस्टर है उनके, जो प्रधानमंत्री को बताएंगे तुम्हें क्या करना है, तो उसको भी तो कोई शासन करता होगा। तो बोला हाँ, शासन करता है राष्ट्रपति, वैसे ही समझो। तो कोई तुमसे पूछे उस समय आपके पास वायसराय कौन था, तो बोलिएगा उस समय वायसराय आपके पास कौन थे? मिंटो। जैसे एक कैनिंग थे ना, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। फिर कोई पूछे मिंटो के ऊपर कौन काम करता था, तो प्रधानमंत्री तो होता नहीं था, तो बोलिएगा उनके ऊपर आपके पास काम करते थे भारतीय आपके पास सचिव। ठीक है, जो इनके आपके पास ऊपर बनाया जाता था। दोनों नाम याद रखना है। कोई पूछे 1909 भारत शासन के स्टार लगा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये तीनों आपके पास भारत शासन के आपके पास अधिनियम में
कि समय भारत का वायसराय कौन था, तो बोलिएगा मिंटो। और उस समय आपके पास भारत के वायसराय के बाद भारत का सचिव कौन था, तो आंसर देना मान ले। ठीक है, इन दोनों ने कहा यार कुछ ऐसा करो कि देखो जादू हो जाए देश में, जादू हो जाए। इनका पता सब क्या, तुम देख रहे हो कहानी, जब से कंपनी आई है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कुछ तो मैंने बताया नहीं छोटे छोटे जो आप और हमारे काम की नहीं है। लॉलीपॉप देना जानती थी बहुत अच्छे से आपके पास अंग्रेज, किसको, इंडियन लोगों को। भड़के ना, मुद्दा भड़के ना, तो ऐसे समझ लो ये वो बिल्ली है अंग्रेज जो अपने एक तरफ भारत है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, क्योंकि पहले सब एक ही देश में रहते थे, तो हिंदू को थोड़ा भड़का देती थी, मुसलमान को भड़का देती थी। और जब लगने लगे दोनों को कि भैया हमारे पर खतरा आ रहा, तो फिर इसको थोड़ा, फिर इसको थोड़ा, तो ये वही थोड़े थोड़े नियम है, कभी इनका कभी उनका। अब इनको दिमाग लगा यार इनमें शक्ति तो बड़ी है इंडिया में, ये हिंदू मुस्लिम सब एक है, हिंदू मुस्लिम एक है, सब जब से चिल्ला रहे तुम तो यार हमें राज कर रहे, हमें कंपनी लूटती रही, अब तुम आ गए लूटने, एक काम करो मैं इनको भिड़ा दो, हिंदू और मुसलमानों को। पहला नियम, जहां पर आपके पास सर्वप्रथम इंडिया में सांप्रदायिक आपके पास निर्वाचन कब लागू किया गया, तो बोलिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब चुनाव किस नियम में लागू किया गया, 1909। ठीक है, सांप्रदायिक शब्द का अर्थ समझ लो, पर्याप्त है। सांप्रदायिक शब्द जहां पर भी जुड़ जाए, जहां पर भी आज भी जुड़ जाता है, पेपर में आ जाता है कि वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो गए, हमें सांप्रदायिक नहीं पता सांप्रदायिक क्या होता। सांप्रदायिक का मतलब ये होता है वह नियम जो किसी विशेष धर्म के लिए बनाया जा रहा हो, बस केवल एक धर्म को दृष्टिकोण पे ध्यान रखते हुए, बस वही सांप्रदायिक है। ठीक है, जैसे समझ लो मान लीजिए अपना कोई मोहल्ला है, उसमें हर प्रकार की जाति के लोग रहते, अब उन्हीं में 5-6 लोग आए, कहा देखो आज से इस जाति को ये करने नहीं देंगे, तो आप बोलो क्यों यार सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे हो। सांप्रदायिक दंगे का मतलब तुम किसी विशेष जाति को अलग चीज बता रहे हो, वही किया। जब ये नियम आया सांप्रदायिक आपके पास निर्वाचन का, निर्वाचन मतलब चुनाव का, तो मिंटो हैरान हो गया किनकी योजना देख के, मान लेकिन उन्होंने कहा मान ले साहब ये कितना खतरनाक नियम लाने जा रहे हो आप देश में, अगर ये नियम ला गया तो बड़ा बवाल हो जाएगा। मतलब उसकी महत्व समझता था आपके पास लाड, आपके पास मिट्टू, इसने एक बहुत अच्छा बयान दिया था। इसने कहा था हम इंडिया में, सुनिए मेरी बात, हम इंडिया में सांप के दांत बोने जा रहे हैं इंडिया में, अब ये वाला नियम लाके, इतने मैं कह रहा हूं बहुत दूर का सोते थे, हम इंडिया में सांप के दांत बोने जा रहे हैं, और ये सांप के दांत इतने बड़े होंगे, इतने जहरीले होंगे कि एक दिन इंडिया अपने में मर जाएगा। और ये भावना वो तब समझ गया था 1909 में, और ये दांत बोए गए, और ये दांत बोए गए। आज तक देखो आप, आपके पास राजनीति चलती है वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ, वरना पहले एक ही धर्म था भारत। ठीक है, किसी में कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं आती थी। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। अब इसमें क्या कहा गया, इन्होंने कहा देखो आज से इंडिया में, अब इस नियम के अंतर्गत आज से इंडिया में मुस्लिम, केवल मुसलमान का, केवल लगा दूं कि आज से इंडिया में केवल आपके पास मुसलमानों का अलग चुनाव होगा। ठीक है, जैसे ये नियम पास हुआ तो मुसलमान बड़े प्रसन्न। अब ये समझ लो मुसलमान क्यों प्रसन्न और हिंदू क्यों दुखी। ठीक है, ये मुसलमान अलग चुनाव का मतलब क्या था, इनका मुसलमान अलग चुनाव का मतलब ये था, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक, कि ये इंडिया की आपके पास मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ स्थानों में चुनाव होना है। ठीक है, यहां पर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना कि अलग चुनाव का मतलब क्यों इतना बड़ा दंगा बन गया। ठीक, आपके पास इसी में जब आपके पास बंगाल विभाजन, आपके पास राखी दिवस, सब रविन्द्रनाथ टैगोर ने मनाया था, ये वही वाला समय है 1909 वाला, मॉडर्न हिस्ट्री वाला। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर तो अलग चुनाव का मतलब ये था कि देखो किसी ने ये तो बांटा नहीं है ना कि इस देश, इस राज्य में हिंदू रहेंगे, इस वाले मोहल्ले में मुसलमान रहेंगे, इस यूपी में यहाँ रहेंगे, गुजरात में रहेंगे, किसी ने नहीं बांटा, तब भी नहीं बांटा था। ठीक है, और मुसलमानों ने, ये अंग्रेजों ने ये कह दिया कि देखो जहां से मुसलमान चुनाव लड़े, मान लो मुसलमान यहां से चुनाव लड़ रहा है, मान लीजिए मुसलमान यहां से चुनाव लड़ रहा है, तो इन एरिया से हिंदू चुनाव नहीं लड़ पाएगा। फिर सुनना, जहां से मुसलमान चुनाव लड़े, जहां से मुसलमान चुनाव लड़े वहां से हिंदू चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो मुस्लिम खुश, मुस्लिम ने कहा हम अब लड़ना तो मुसलमान ही को है। ठीक है, एरिया निश्चित कर दिए अंग्रेजों ने कि यहां से मुसलमान लड़ेगा, तो भैया जब मुसलमान लड़ेगा तो जीतेगा मुसलमान। अरे 5 नहीं मैं कह रहा हूं 50 मुसलमान नेता खड़े हो जाए, जीतेगा तो मुसलमान, क्योंकि इंडिया अब हिंदू तो खड़े नहीं हो पा रहा। दूसरा नियम इन्होंने क्या बताया, जहां से हिंदू चुनाव लड़ेगा,
ये हिंदू आपके पास चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से मुसलमान चुनाव लड़ सकता है। बात समझ रहे हो? जहां से हिंदू चुनाव लड़े वहां पर मुसलमान चुनाव लड़ सकता है। तो मैं ये इतनी बड़ी राजनीति है, आज भी यही होती है। चलो अभी लाइव को उदाहरण बता दूंगा आपकी राठी का, राठगढ़ी पूरी यूपी का। आज की पहले 2 महीने पहले महीना था जनवरी, नगर निगम के चुनाव का घोषणा हो गई और नगर निगम चुनाव में तुम्हारी राठ की सीट आ गई ओबीसी। ठीक है, आपके पास प्रॉब्लम हो गई कुछ उच्च वर्गीय के लोगों को, आपके पास जो अभी तक आपके पास सब चीजें उनका यार बड़ी दिक्कत रहेगी, रिट डल गई कोर्ट में कि भैया हम कहां नहीं चुनाव लड़ सकते। कोर्ट ने फैसला बदल दिया, कोर्ट ने फैसला बदल दिया, कोई बात नहीं। कोर्ट ने पता क्या कहा, तो आपको पता नहीं होगा, कोर्ट ने ये कहा है ओबीसी जाति में जनरल आता है। समझ में आ गया? ओबीसी जाति में ही जनरल आता है, मतलब जनरल कोई अलग से नहीं है। और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, राठ की सीट जनरल हो गई। ठीक है, अब भर रहे हैं आपके पास सब चुनाव, आपके पास अब होगा चुनाव, डेट आ गई आपके पास 11 में, वैसे ही वाला खेल था। ठीक है, ये चीज है। तो ये ऐसी राजनीति सोचो आज 2023 में हो जाती है, तब क्या नहीं होगी। अंग्रेजों ने कहा जहां से मुसलमान चुनाव लड़े वहां से केवल मुसलमान ही लड़ेगा, तो मुसलमान तो प्रसन्न कि हमें 2 स्थान से चुनाव लड़ने को मिलना है, तो 2 मुसलमान तो चुनाव जीत ही जाएंगे। और 5 स्थान पे हिंदू, भगवान अगर 2 ही स्थान पे हम और जीत गए तो 5 और 2 7 स्थान में चुनाव हुआ, 4 हम, तो पूरी सत्ता माई। तो मुसलमान क्यों इसका विरोध करेगा? हिंदू को बेचारा क्या करे, हिंदू बेचारा क्या करे। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ठहरे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने खूब विरोध किया, वो इतिहास की कहानी है। अंग्रेज ना माने, उन्होंने कहा ये तो होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहा। और होके रहा, देश में 2 धारणा बन गई, तुम मुसलमान हम हिंदू, तुम मुसलमान हम हिंदू। ये धारणा आज तक चली आ रही है देश को गड्ढा में डुबाने के लिए। ठीक, तो इसीलिए उसने कहा था कि ये सांप के दांत बोने जा रहे हैं जो भविष्य में हमें बहुत ज्यादा वो दिक्कत करेगा। ठीक है, इसमें तुम्हें एक चीज हो गई। प्रश्न 2 पूछे जाते हैं कि 1900 भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो पहला बता देना, मान ली मिंटू सुधार। 1909 के अधिनियम में वायसराय कौन था, तो बोलना मिंटू, और सचिव कौन था, मान ले। अगला पूछा था किसे सांप्रदायिक चुनाव कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1909। अगला पूछा जाता है किसमें मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन कराया गया, तो आंसर देना 1909। बस तुम्हें 1909 में इतना ही पढ़ना था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अगला ये आपके पास 1919। अब आइए देखिए, 10 साल बीता, 10 साल बीता, अंग्रेजों को कुछ और करना था, तो अंग्रेजों ने एक सुधार और लाए। इस सुधार को क्या बोलेंगे, मॉन्टेग्यू आपके पास चेम्स फोर्ड सुधार। ठीक है, एक्चुअली में सब में सुधार लगाते थे, लेकिन ये पगला ईमानदारी से नहीं बताते थे, सुधार ना होता था सब बिगाड़, सुधार होगा। ठीक है, मान ली मिंटू बिगाड़, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बिगाड़। ठीक है, लेकिन आप इंडिया को बिगाड़ नहीं कह सकते ना, तो सुधार। ठीक, तो आपके पास मॉन्टेग्यू, आपके पास चेम्सफोर्ड सुधार। तो बस पहला क्वेश्चन। 1919 के शासन अधिनियम में आपके पास भारत सचिव कौन थे, तो बस धन्य से बता देना, भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे। अगला कोई पूछे 1919 के अधिनियम में आपके पास वायसराय कौन थे, तो बता दीजिए वायसराय आपके पास कौन थे, ये थे जिनका नाम क्या था, चेम्सफोर्ड। इसमें 2 नियम याद रखना। पहला नियम इन्होंने कहा यार मुसलमान बांट रही है, इन्होंने कहा मुसलमान तो बांट लिए तुमने, ठीक है, और बताओ क्या करने का, अब थोड़ा और बिगाड़ो देश को। देश को कैसे बिगाड़े, इन्होंने कहा बिगड़ेगा देश। इन्होंने कहा पूरे देश में 2 लोगों की, 1 लोगों की चलती है हमारे अलावा, अंग्रेजों के अलावा। उन्होंने कहा किसकी, राजाओं की। राजाओं को बिगाड़ दो, सब काम खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा आज से देश में कौन सा शासन लागू होगा, आज से देश में आपके पास द्वैध शासन क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती हम लोगों को कि द्वैध शासन 2 स्थान में पढ़ना पड़ता, एक 1935 में, एक 1919 में। ये द्वैध शासन क्या है, आज बिल्कुल क्लियर कर लो कि कभी दिक्कत नहीं हो। द्वैध शासन आपके पास क्या, ध्यान से देखना। इन्होंने कहा द्वैध शासन लागू होगा, टारगेट थे राजा। अब राजा इतने पढ़े लिखे होते तो काहे के लिए, ठीक है। राजा ने कहा समझ में नहीं आया वायसराय साहब कैसा आप कहना चाह रहे हो। इन्होंने कहा देखिए हैदराबाद में, जूनागढ़ में, ये तुम्हारे जितने जहां के राजा हैं आपके पास, आपका देखो राजा आज भी, आपकी कभी मौका मिले तो शरीर जाइएगा, महारानी का घर देखिएगा,
देख के लगेगा कि ये महारानी थी। सोचो सही लगी महारानी आपके पास, बेहतरीन बंगला अंगला पूरा आपके पास था। आज भी सरकार उनको पूरी पदवी दी है महारानी वाली, ठीक है। ये चीज आज भी उनके ऊपर आपके पास दिया जलता रहा, तो उनकी मर्यादा आपके पास होती थी। आज भी सब कार्यक्रम है उनका जो कहते हो, ठीक। तो वैसी तो राजाओं को जब बुलाया गया, राजाओं को कहा द्यौत शासन, इन्हें कहा समझ में नहीं आया द्यौत शासन कैसा, अंग्रेजों ने समझाया। अंग्रेजों का देखो ऐसा है, द्यौत शासन का मतलब होता है एक तरफ आरक्षित और एक तरफ आपके पास आरक्षित के बाद हस्तांतरित, ठीक है। एक तरफ आपके पास हस्तांतरित, ठीक है। तुम इसको बिल्कुल क्रिटिकल भाषा में ना समझो, मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूं, ठीक है। द्यौत शासन, अंग्रेजों ने कहा देखो तुम यार राजा महाराजा, राजा ने कहा हाँ भैया बात नहीं, हम राजा महाराजा। अंग्रेजों ने कहा देखो तुम जब राजा महाराजा तुम्हारे यार पावर होनी चाहिए। राजा ने कहा यार बात तो तुम सही कह रहे, अंग्रेज इतनी अच्छी बात बोल रहे कि राजाओं के पास पावर होनी चाहिए, तो कौन राजा को बेकार लगेगा। तो अंग्रेजों ने कहा हाँ आज से हम तुम्हें पावर दे रहे। कौन सी, जितनी भी गांव तुम्हारे गांव में तुम्हारे प्रांत में जिनसे भी टैक्स वसूलना हुआ से तुम जाओगे, जिसको भी कूड़ा मारना हो तुम मारोगे, जिसको भी सजा देना हो तुम दोगे। अब भैया जब राजाओं को इतना सब आपके पास कहा गया कि भैया तुम ये सब करोगे, कोड़ा मारोगे, टैक्स वसूलोगे, पावर पुलिस वाली पावर, पुलिस वाली पावर आपके पास दी गई, डीएमएसपी वाली, राजाओं को लगने लगा अब का डर, अब तो हम जिसको चाहे उसको लपेट दें, चाहे इंडिया के लोगों को लपेट दें कितने भी, और अंग्रेज हमारे साथ में है वायसराय साहब, ठीक है ओके। और उन्होंने कहा देखो हमने तुम्हें कितनी पावर दे दी। राजा बोले बहुत पावर दी थी तुमने हमें, अब हमें भी कुछ पावर दे दो। तो अंग्रेजों ने कहा देखो कुछ पावर हमारे पास, तुम्हारे एरिया में जितनी जमीन बिकेगी उसमें सबसे पहले साइन तुम्हारा होगा, लेकिन वो जमीन तब तक नहीं बिकेगी जब तक किनका साइन नहीं होगा, हमारा, अंग्रेजों का। राजा का ठीक है, जितनी भी लीगल तुम्हारे राज्य में जहां सड़क बनेगी, काम होगा, कंपनी खुलेगी, तो जो जो नियम लाइसेंस वाले नियम पहले तुम करोगे नाम के लिए, ठीक है तुम करोगे, लेकिन तब तक पास नहीं होगा जब तक कौन नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो राजाओं ने कहा यार कितना बेवकूफ आदमी है, बताओ इतने के लिए, लेकिन पब्लिक समझ ना पाए ये कौन वाला काम हो रहा था, वही वाला काम हो रहा था कोरोना काल वाला। प्रधानमंत्री ने कहा था 24 घंटे आज से 22 दिन कोरोना काल रहेगा। आदमी प्रधानमंत्री को नहीं करे आ रहा था, करे आ रहा था पुलिस को कि पगला बहुत मारता है मोरे को, ठीक है। पूरी की पूरी भारत की जनता अंग्रेज को नहीं करे आ रही थी, करे आ रही थी राजाओं को। बताओ शर्म नहीं आ रही, हमारे बेटे को कोड़ों से मरवाया, शर्म नहीं आ रही, हमसे टैक्स वसूल के ले गए, इंडिया होके, हिंदू होके, भारतीय होके हमें भारतीयों को लूट रहे। इससे अच्छे तो तुमसे अच्छे तो अंग्रेज, और तुमसे अच्छे तो अंग्रेज। बताओ कहीं पर प्रॉपर्टी बेचनी हो वो आराम से कर देते हैं, कहीं पर कोई नियम बनाना हो वो आराम से कर देते, ना वो कभी हमें मानने आते, ना कभी हमें टैक्स वसूलने आते। अंग्रेजों का यही खेल था। अंग्रेज को ये करना था कि पूरी इंडिया में जो गलत भावना है भारतीय लोगों की वो भारत के राजाओं के लिए रहे, हमारे लिए नहीं, और हमारे लिए जो अच्छी भावना है वो हमारे लिए रहे। तो कल के दिन ये देश आजादी की मांग नहीं करेंगे, और जब देश आजादी की मांग नहीं करेंगे तो 1608 से लेके हमने यहां तक तरका लिया 1919 तक, आगे ट्रैक्टर रहेगा ऐसी, और ट्रैक्टर रहेगा काम चलता रहेगा। इतनी यही बहुत शर्म की बात थी कि 1608 से 1708, 1708 से 1808, 1808 से 1908, 300 साल तुम्हारे देश को हो गया और छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। ये आपके पास कर दिया, तो याद रखिएगा द्यौत शासन लागू कर दिया गया। बस मैंने द्यौत शासन बहुत अच्छे समझा दिया। दूसरा बस एक और रख लो आप याद। अब भैया जब इसके जस्ट पिछले 10 साल पहले मुसलमानों को ये कह दिया तुम अलग चुनाव, तो कुछ लोगों की इच्छा जगी, उन्होंने कहा यार हम अंग्रेज ऐसी कृपा बिल्कुल हमारी पर कर दे तो हमारे अलग राज्य हो जाए, हम भी अलग चुनाव लड़ेंगे, और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारे भी आदमी नेतागिरी में पहुंचेंगे। तो पहले नंबर पे कौन थे, तो पहले नंबर पे आपके पास कौन थे, ईसाई। ईसाइयों ने कहा अंग्रेज साहब हमें भी मुसलमान जैसा अलग राज्य दे दो। फिर उसके बाद कौन आ गए, सिख, इन्होंने कहा अंग्रेज साहब हमें भी मुसलमानों जैसा अलग राज्य दे दो। और आपके पास कौन आ गए, आंग्ल समुदाय। आंग्ल समुदाय मतलब जो अंग्रेजों के जो रहने वाले आपके पास लोग थे, तो उनको भी लगे लगा कुछ लोगों को हम चुनाव लड़ेंगे इंडिया में, हम भी कुछ करेंगे। अब देखा वही सांप के दांत बड़े होने लगे, मतलब अंग्रेज सामने सामने देख रहे थे इंडिया के कई टुकड़े होने जा रहे हैं। एक टुकड़े होने जा रहा है हिंदू का, एक टुकड़ा हो गया मुसलमान का, अब ये 2 टुकड़े और होने जा रहे ईसाई के, और एक टुकड़ा होने जा रहा सिख का, एक टुकड़ा होने जा रहा हमारे ही परिवार में आंग्ल समुदाय का। मतलब इंडिया के 5 टुकड़े होने वाले थे, और 5 टुकड़े होने वाले थे तो कल के दिन ये 5 आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ेंगे, हमें भगाने का कोई काम नहीं आया। सब सेशन पास कर दिया। अब इन्होंने कहा
वहां आ जाओ, आज से अलग ईसाई, सिख और आंग्ल समुदाय का चुनाव होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों मुसलमानों के बाद दूसरी बार किन को अलग चुनाव लड़ने का वो दिया गया, तो बता दीजिए ईसाइयों को, सिखों को, आंग्ल समुदाय को। अब भैया जब इनको मिला तो एक लोगों को लगा हम अलग चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा हमारी भी कैटेगरी अलग है। कौन थे वो? गरीब। गरीब पहुंच गए लुंगा लोटी में अंग्रेजों के पास। हाँ भैया तुम कैसे? महाराज गरीबन का अलग चुनाव, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है, गरीबन का अलग चुनाव होगा। इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा उन्होंने कहा मतलब तुम्हें गरीब कोई धर्म होता? महाराज धर्म नहीं होता गरीब, तो क्या मतलब? गरीब इंसान, गरीब भी तो इंसान है, ठीक है। हमारे गरीब में हमारी गरीब का विधायक बनेगा, हमारी गरीब का सांसद बनेगा, मतलब विधायक मैं आज की भाषा में कह रहा हूं, पहले वही, ठीक है आपके पास। तुम समझ रहे मेरी बात? अंबेडकर ने कहा बिल्कुल सही मांग रहे मेरे भाइयों, अपन लोगों को ऐसी मांगना चाहिए। इन लोगों ने परेशान कर दिया भैया। जब अंबेडकर मदद में आ गए तो गरीबों की हिम्मत और आ गई। अब उन्होंने कहा हमारे सबसे बड़े नेता आ गए। जब सबसे बड़े नेता तो इसके बगल में इसके खिलाफ कौन आ गए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा यार ये गरीब तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको तो इतनी बुद्धि नहीं है कि देश के टुकड़े होने जा रहे हैं, लेकिन ये अंबेडकर तो पढ़ा लिखा है, अंबेडकर को तो समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहे। और महात्मा गांधी ने कहा जब तक अंबेडकर अपनी ये मांग नहीं रखेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ले। और महात्मा गांधी अगर खाना छोड़ देता था तो इंडिया में पूरी की पूरी आपके पास कांग्रेस सरकार, ठीक है। लोग बाग पहुंचे, इसको मनाया बनाया, इसको आपके पास अंबेडकर को, फिर एक समझौता हुआ आपके पास, पूरा समझौता के तहत अंबेडकर ने कहा ठीक है आज से चुनाव में लड़ेंगे। इसके बाद ये समाप्त। अब आता है 1933, इसको ध्यान से देखिए। अब आ गया देश आजादी का समय। अब इसको समझना, देश आजादी का समय, इसको मैं लिखता हूं यहां पर, देश आजादी के समय, ठीक। समय आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा तो अंग्रेजों ने इंडिया के कुछ लोगों को, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जो मेन लोग थे, अंग्रेज समझ गए थे देश तो छोड़ना पड़ जाएगा, लग रहा है ऐसा, अपन ने इतना प्रयास किया लेकिन अब छोड़ना पड़ ही जाएगा, कोशिश कर लो कि ना छोड़ना पड़े। तो उन्होंने कहा महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, सभी राजाओं को, जितने सब थे, भैया तुम एक काम करो, तुम हमारे राजकुमार से मिलाओ, प्रधानमंत्री से मिलाओ। कहां? यूरोप, ठीक है, इंग्लैंड, मतलब आपके पास, तुम इंग्लैंड हमारे राजकुमार से मिलाओ और वो जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। उन्होंने कहा हाँ मिल लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक गोल टेबल डलाई गई, एक गोल टेबल में यहां बैठे कौन? प्रधानमंत्री, कहां के? ब्रिटिश के, और यहां बैठे सब अपने भारतीय नेता, मुस्लिम नेता, हिंदू धर्म आपके पास, सब धर्म, सिख धर्म, सब आपके पास हो। इस मीटिंग को कौन सी मीटिंग कही गई? इस मीटिंग को कहेगी गोलमेज सम्मेलन की मीटिंग, ठीक है। अंग्रेजों ने सोचो इंडिया में बाहर हुई थी मीटिंग, कितनी बार हुई? तो बोलना गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ। कौन कौन सा? ये याद रखना, इसको हल्के मत लीजिए कि कोई मतलब नहीं कब हुआ। 1930 में, 1931 में और 1900 आपके पास कब में? 32 में, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन हुआ, उन्होंने बात आई गई, बात आई गई, बात आई गई, कौन स्थान नहीं निकला कि क्या करे देश का, नहीं निकला तो कुछ तो निकला होगा। तो अंग्रेजों ने कहा देखिए हम इस गोलमेज सम्मेलन का एक निष्कर्ष निकालते हैं और 1-2 पॉइंट बताते हैं और उसी 1-2 पॉइंट पे देश के ऊपर लागू कर देंगे। तो उन्होंने कहा बताओ क्या लागू करोगे? उन्होंने कहा देखिए इस गोलमेज सम्मेलन की तीनों सम्मेलन को निचोड़ के हमने ये देखा कि हमें इंडिया में एक अधिनियम लाना पड़ेगा। वो अधिनियम आपके पास कौन सा अधिनियम कहेगा? भारत शासन अधिनियम 1935। उसके तहत हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, आज से इंडिया ब्रिटिश इंडिया नहीं रहेगा, आज से इंडिया अखिल, ठीक है, भारतीय संघ बनाया जाएगा। मतलब इंडिया में एक संघ की स्थापना कर दी गई। क्या बोला गया? अखिल भारतीय संघ स्थापना। क्वेश्चन बहुत प्यारा आता है, भारत में पहली बार संघ की स्थापना कब करी गई थी? तो भारत में पहली बार संघ की स्थापना कब करी गई थी? 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में, ठीक। इतना हो गया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए दूसरे नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे देश से ये द्वैध शासन समाप्त कर रहे हैं। इसको समझना अच्छे से, द्वैध शासन समाप्त, ये सब में इसके ये अलग है,
और ये अलग है, ठीक है, ये मैं इसका है, ठीक। तो उसने कहा ये द्वैध शासन हम समाप्त कर रहे हैं, आज से द्वैध शासन राजा रानी का नहीं, आज से द्वैध शासन होगा केंद्र स्तर पर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अगला द्वैध शासन में, पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा द्वैध शासन प्रांत स्तर पे कब समाप्त किया गया, स्टेट लेवल पे, तो बोलना 1935 में। उसी द्वैध शासन को, द्वैध शासन समझा के आ गया हूं, उसी द्वैध शासन को केंद्र स्तर पर कब लागू किया गया, तो बोलना द्वैध शासन को केंद्र स्तर पे आपके पास लागू कब किया गया, इसी भारत शासन अधिनियम 1935 पे। भाई साहब केंद्र स्तर का द्वैध शासन, केंद्र स्तर का द्वैध शासन का मतलब है जैसे आज जो द्वैध शासन चलता है, आज आपके देश में कौन सा शासन चलता है, आज आपके देश में त्रिस्तरीय शासन चलता है, द्वैध नहीं त्रि। पहला त्रि, हमारे देश में 3 राजा है, 3 राजा हैं आपके, पहला राजा प्रधानमंत्री, दूसरा राजा मुख्यमंत्री, तीसरा राजा तुम्हारा ग्राम पंचायत नगर पंचायत, 3 आपके पास राजा हैं आपके, ठीक है। तो बोलना त्रिस्तरीय शासन है। कल के क्वेश्चन बहुत अच्छा था, भारत में कितने स्तरीय शासन है, तो तुम चले जाओ एक स्तरीय प्रधानमंत्री, एक स्तरीय नहीं 3 स्तरीय, प्रधानमंत्री केंद्र, मुख्यमंत्री राज्य, राज्य स्तरीय, आज 2 तो तुम रटे होंगे ना तुम्हें, एक केंद्र और एक राज्य, एक केंद्र और राज्य 2 स्तरीय, तीसरा तुम्हारा ब्लॉक स्तरीय, ठीक है, तुम्हारे गांव का प्रधान कौन होगा, तुम्हारे राजनगर नगर निगम का अध्यक्ष कौन होगा, महापौर कौन होगा जिला का, ये त्रिस्तरीय, ठीक है। तो अब यहां पे आइए, तो इन्होंने द्वैध शासन 2 स्थान पे लागू कर दिया केंद्र स्तर पे, एक केंद्र रहेगा एक राज्य रहेगा। और क्या किया, और इन्होंने भैया आपके देश में वो बना दिए अनुच्छेद, आर्टिकल ला दिए, इन्होंने आपके पास आर्टिकल लाए कितने, 321 आर्टिकल लेते आए और 10 क्या लेते आए, अनुसूचियां, ये 10 अनुसूचियां आ गई। अगला आपके पास क्या किया, अगला और इंपॉर्टेंट आपके पास काम कर दिया, इन्होंने कहा देखो भारतीय जनता को हम तो चाह रहे हैं यार तुम्हें छोड़ के जाना, तुम तो आपस में लड़ रहे हो हिंदू मुस्लिम, वरना हमें कौन सा शौक है तुम्हारे देश में यहाँ पर रहने का, ऐसी बातें करने लगे। लोगों ने कहा बेटा सब पता है कौन सा शौक है कितना नहीं है, इन्होंने कहा जाओ तुम लोग अपने में से चुनाव लड़ लो और जो जीत जाएगा उसे हम मना देंगे और हम चले जाएंगे देश छोड़ छाड़ के, आज से हम तुम्हारे देश में वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं। तो इंडिया में पहली बार वोट का अधिकार मिला कि कब, भारत शासन अधिनियम 1935 में चुनाव में वोट देने का अधिकार, भारतीय जनता को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। अगला, अब वोट में इतने होशियार थे, इतने कलाकार थे अंग्रेज, नियम बना देते थे, कंडीशन अप्लाई, भाई साहब स्टार लगा, इनका तुमने कहा नहीं वोट देने का अधिकार मिला, नहीं इनका ध्यान से पढ़ो, नीचे स्टार लगा, कंडीशन अप्लाई, कैसा, वोट वही दे पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। अब इंडिया की पढ़े लिखे लोगों की लिस्ट बनाई गई, पढ़े लिखों की लिस्ट बनाई गई मात्र 10%, पूरे देश में 10% लोग पढ़े लिखे थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में पहली बार वोट का अधिकार कब मिला, 1935। और अगला प्रश्न ये पूछा था कि इंडिया में कितने परसेंट लोगों ने वोट देने का अधिकार मिला था, कितने परसेंट को, तो आंसर देना 10%। 10% को मिल पाया था, सबको मिला था। कोई पूछे 10% को क्यों मिला था, तो बोल देना ये 10% वो लोग थे जो लोग शिक्षित थे। अंग्रेजों का ये कहना था कि अगर ये शिक्षित है तो यही बता पाएंगे कि तुम अच्छे हो कि अंग्रेज अच्छे हैं, अशिक्षित कहां से बता पाएंगे कौन कैसा है, इन्हें कहना इन्हीं को मिलेगा वोट देने का अधिकार, बस। अब भाई जैसा करना वैसे होता था। अगर उन्होंने कहा देखो पैसा का बड़ा लफड़ा है तुम्हारे देश में, पैसा बहुत है, अब पैसा कौन नियंत्रण करेगा, उन्होंने कहा हाँ यार बात तो सही है, तुम चले जाओ तो नियंत्रण कौन करेगा, जाओ परेशान मत हो, पैसा के लिए हम तुम्हारी एक संस्था बना के जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया में एक विभाग का गठन किया गया जिसका नाम क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना आपकी कब करी गई, आरबीआई की स्थापना करी गई, यहां सब क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल अलग से नहीं। अब अंग्रेजी ने कहा जी बताओ भाई साहब तुम सब चाह रहे हो हम चले जाएं, हमारी पुलिस भी तो चली जाएगी, हमारी फौज भी तो चली जाएगी, तुम्हारा क्या होगा। लोगों ने कहा बात सही है। अगर कहा तुम देख रहे हैं ना हम कितने ईमानदार आदमी हैं, हम तुम्हें बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाह रहे, हमें बहुत कष्ट होगा, तुम्हारा क्या होगा। उन्होंने कहा वो क्या करे, अरे पैसा ना हो, ठीक है आज हम तुम्हारे लिए सिविल का एक आयोग बना के जा रहे हैं। आयोग आपके पास यूपीएससी, क्वेश्चन पूछा था है भारतीय लोक सेवा आयोग आपके पास पहली बार स्थापना कब करी गई थी, तो बोलिएगा यूपीएससी की स्थापना यहां करें। उन्होंने कहा देखो ये यूपीएससी तुम करा लिया करो, हम तो भाई चलते बनेंगे, और ये यूपीएससी में जिन बच्चों का अच्छा पेपर हो जाए करे उन्हें अधिकारी बना दिया करो, उन्हें अधिकारी बना दिया करो, तो फिर कुछ आप पुलिस बना लिया करो, तो उन पुलिस को उन अधिकारियों के अंडर पे रखा करो। आज तक भारत सरकार यही करती है, आज तक
आज तक डीएम बनाती है यूपीएससी, एसडीएम बनाती है यूपीएससी, और एसआई बनाती है राज्य, कांस्टेबल बनाती है राज्य, और सभी राज्य की पुलिस और कांस्टेबल काम करते हैं अधिकारी के अंडर पे, अधिकारी बनाती है यूपीएससी, ठीक है। और वरना पीसीएस आयोग, ठीक है, जो पब्लिक सर्विस का सब कमीशन होता है, जो हर राज्य का अपना अपना होता है, एसडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार, ठीक है। ये आपके पास यूपीसी आपके पास बना देंगे, ठीक है, ये आपके पास कर लो भैया। अगर उन्होंने कहा देखो हमने इतने नियम बनाए, हम देख रहे तुम कितनी मेहनत की हमने, 1773, 84, 13, 35, 53, इतना वगैरह वगैरह, तुम कैसे बना पाओगे? तुम तो बेचारों को कुछ नहीं आता, और 10% तुम पढ़े लिखे लोग हो, कैसे पाएगा? उन्होंने कहा बात तो यार सही है, हाँ हम बता जा रहे तुम्हें नियम। नियम तुम्हारी है 3 से कई 10 अनुसूचियां, और ये नियम को 3 भाग में बांट लेना। इसलिए इंडिया में 3 सूची बना दी गई, संघ सूची, आपके पास राज्य सूची, समवर्ती सूची। आज तक सरकार इन 3 सूची को चला रही, आज तक चला रही सरकार इन 3 सूचियों को, आज तक नहीं बदला। और इसलिए आज तक इंग्लैंड वाले कहते हैं कि तुमने पूरे का पूरा संविधान बनाया कहां है? तुम्हारे पास इतनी बुद्धि थी, तुमने संविधान बनाया ना? तुमने 70% संविधान तो हमारे इससे ले लिया, ये वाला जो हम बना के गए थे, ये ले लिया। प्रश्न भी बहुत अच्छा आता है कि भारत का संविधान 70% किस एक्ट से लिया गया? 1773 से, 84 से, 53 से, 1909, 1935 से। तो बोलिएगा भारत का 70% संविधान आपके पास किससे लिया गया? 1935 से। खत्म भारत शासन अधिनियम 1935। अंतिम आ जाइए 1947। अब आ गई जैसे तैसे करके बात वही वाली देश छोड़ने की, ठीक है। उन्होंने कहा अब तुम कुछ नहीं, अब तुम बस निकलो यहां से। उन्होंने कहा हाँ निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ तुम निकले ही लो, बहुत हो गया, ठीक, ओके। तो भैया उस समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री था चर्चिल, ठीक है, सॉरी नाम बदल गया। आपके पास एटली, क्लीमेंट एटली, एटली प्रधानमंत्री था। अब एटली प्रधानमंत्री था, एटली ने कहा आपके पास एटली ने कहा वो चीज करके कि 30 जून 1948 तक हम भारत को क्या कर देंगे? आजाद। जाओ कर देंगे 30 जून 1948 तक। और जब 30 जून 1948 तक आजाद कर देंगे तो भारत में खुशी की लहर हो गई। इस अधिनियम को कौन सा अधिनियम कहा जाता है? 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। सुन लीजिए, 3 पॉइंट सुनना है बस इसके, देश आजाद हो जाएगा। आपके पास इसने कहा आजाद। अब थोड़ा अपनी कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में यह करना है कि देश आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, और इन्होंने बोला था कि हम देश आजाद कर देंगे 30 जून 1948 तक। तो ये पहले कैसे हो गया? तो बड़ी व्यवहारिक बात है। कल के दिन तुम्हें पिताजी कहते कि बेटा परेशान मत हो, तेरे लिए बढ़िया 3 लाख की मोटरसाइकिल लवाऊंगा आज के 6 महीना बाद, तो तुम 6 महीना पापा को रोक नहीं दो, तुम कभी ना रोको। तुम कहा हाँ पापा ठीक है, 6 महीना बाद तुम लवा देना मोटरसाइकिल, हमें बड़ी खुशी हुई आपने ऐसा कहा, ठीक है। और जैसे 10 दिन बीतेगा, कब लवाओ पापा, 5 महीने ही तो बचे, लवाने हैं तो मान लो भाई, अभी नहीं बेटा 6 महीना, हाँ ठीक है 1 महीना, अब पापा 5 ही 4 महीना तो बचे, लवाए दो। मैं गारंटी कह रहा हूं 6 महीने के अंदर तो नहीं, कितना भी तुम पापा को टरका ले जाओगे, 3 से 5 महीने के अंदर तुम्हारी मोटरसाइकिल 2 महीना पहले ही आ जाएगी। वही था आपके पास। एटली ने बोला 30 जून 1948 तक देश आजाद कर देंगे। अब भारत वाले मानेंगे, पाकिस्तान वाले मानेंगे, हिंदू मुस्लिम? उन्होंने कहा जब मिलनी आजादी तो कल मेरा सवाल तू आजादी, ठीक है, आपके पास आजादी। अब भैया एटली ने कहा भाई आजादी ना पड़ेगी। अब एटली ने कहा अगर मैं खुद चला गया भारत तो इन भारत वालों को भरोसा नहीं, मुंह टुकड़े कर दें, ठीक है। उन्होंने कहा एक ऐसा आदमी चाहिए चालबाज, बोलने का बहुत चतुर, कि जब बोलता हो तो बिल्कुल शहद टपकता हुआ उसके मुंह से, और दिमाग चलता हो बिल्कुल आइंस्टीन की तरीके से, बुद्धि तेज। वो आदमी व्यक्ति था आपके पास लॉर्ड माउंटबेटन। इसको भेजा गया 3 जून 1947 को इंडिया, ठीक है। जाओ। और लॉर्ड माउंटबेटन से पता है एटली ने क्या क्या किया बोला था? जब लॉर्ड माउंटबेटन उसका सबसे बड़ा अधिकारी था, वहां का टैलेंटेड, बहुत तेज तर्रार, जब कभी आज भी यही भारत सरकार करती है, कहीं का अगर मर्डर हो जाए और डीएमएसपी ना सुलझा पाए और देश में मर्डर हाई लेवल पे आपके पास आ जाए, तो रातों रात एसपी के ट्रांसफर करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से नए एसपी को पहुंचा दिया जाता है कि तुम सॉल्व करो केस, ठीक है। ये चीज है, ये टैलेंटेड व्यक्ति को पहुंचाया जाता है जब वहां पर। अब जैसे क्लीमेंट एटली लॉर्ड माउंटबेटन से मिला, एटली ने पता उसको क्या, एटली ने बोला था देखो लॉर्ड माउंटबेटन,
तुम इंडिया जाना जैसा समझ में आए सब टुकड़े करके वापस आ जाना, तुरंत जाना और तुरंत आना। क्यों? क्योंकि अगर तुम वहां पर रुके तो तुम्हें खतरा हो सकता है। लॉर्ड माउंटबेटन आपके पास गया, सबसे पहले मिला जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू से मिलने गया तो अपनी पत्नी को लगा गया, ठीक है, और पत्नी बड़ी सुंदर प्यारी ब्रिटिश की गोरी कलर, ठीक है। आगे पत्नी ने जैसे जवाहरलाल नेहरू का हाथ पकड़ा, मान जाओ ना, इतना कम ले लो। तो जवाहरलाल नेहरू कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां जिन्ना भाई को ले रहा हो ले लो, हम जितना बचेंगे उतने प्रधानमंत्री बन लेंगे, क्या दिक्कत। यही महात्मा गांधी बहुत परेशान थे। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू से ये कहा था कि तुम प्रधानमंत्री बनो, तुम जिन्ना को बना दो प्रधानमंत्री, क्या फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा था हमारे देश के टुकड़े नहीं होंगे, हमारा देश एक कहलाएगा भारत, ठीक। लेकिन अब दोनों को जितना प्रधानमंत्री बनने की, एक तो जिन्ना को और एक इनको, दोनों पीछे नहीं करना चाहते थे दोनों, और देश तो एक, दो प्रधानमंत्री कैसे बना दे, ठीक। और कहीं मुझे कभी को लगा करता नेहरू मान जाता कितना अच्छा रहता। जिन्ना प्रधानमंत्री बना और एक साल बाद उसकी मृत्यु हो गई पाकिस्तान में, तो इससे अच्छा भगवान कहीं यहीं का बन जाता, जिन्ना का शौक भी पूरी हो जाती, ठीक है। और जिन्ना मर रहा था देश के दो टुकड़े ना होते ना, आज पाकिस्तान होता, तुम खूब इस्लामाबाद तक घूम, लाहौर तक घूम के आते और अफगानिस्तान की सीमा तक टक करके आते, देख मौत को छू के आ गया वापस, ठीक है, ऐसे कहते तुम, ठीक है ठीक है, वो फिल्म का डायलॉग है ना, मौत को छू के आ गया वापस, ठीक। तो आपके पास ये होता, लेकिन नहीं, अब नहीं तो नहीं, अब आपके पास लाइट माउंटबेटन आए, इसने भैया पता क्या किया, इसने ना आवड़ा देखा था, जब इसको सब समझ में आ गया कि बात नहीं बनेगी, इसने 3 नियम पास कर दिए। इसे का देखो, जो जो पाकिस्तान में जाना चाहता है, पाकिस्तान वाले अपना संविधान बना ले, का बना लो, तुम हेड़ा बेड़ा ABCD का लिखना, जो लिखना लिखते रहो, बनाओ अपनी जल्दी, ठीक है। भारत वालों को बोला तुम भी बनाओ अपना संविधान, जल्दी बनाओ, जितना तुमको करना हो। तीसरा, राजा महाराजाओं के पास गए, राजा महाराजाओं से बोले तुम्हें पाकिस्तान जाना हो तो पाकिस्तान चले जाओ, भारत जाना हो तो भारत चले जाओ, और कहीं ना जाना हो तो तुम अपना संविधान बना लो। मतलब सीधी बात है, एक नहीं, दो नहीं, 552 राजा थे, और 552 राजा में अगर 500 में 100 ना मानते तो आज इंडिया में 100 देश होते, ठीक है। मतलब जल्दी करो जिस जो तुम्हें करना हो, ठीक है। आपके पास पाकिस्तान वाले बड़े पर्सन, इन्होंने भैया लिखना लिखना चालू कर दिया, भारत वाले बड़ा पर्सन, इन्होंने भी आपके पास लिखना लिखना आपके पास चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन भारत के क्या एक नेता था जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कसम खा लिया था कि मैं 552 राजाओं को, रियासतों को इंडिया के बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हुआ भी वही। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यहां अम्बेडकर पूरी की पूरी टीम दिन रात लगी रही संविधान बनाने में, जो कल का टॉपिक रहेगा। और यहां पटेल आपके पास जैसे जूता मिला था जूता, चप्पल मिला था चप्पल, ट्रेन मिला था ट्रेन, बैलगाड़ी मिली बैलगाड़ी, पहले इतना सब तो चलता नहीं था, आपके पास ये सब चीजें, ठीक है। पहुंचा, एक एक राजा से मिला, एक एक राजा से कहा हमारे इंडिया में आ जाओ, हमारे इंडिया में आ जाओ, हमारे इंडिया में आ जाओ। सबको यहाँ 2.5 साल पूरा चल रहा है, संविधान बनने पे 2.25 साल, यहाँ पटेल बेचारा दिन रात एक किए, सबको मना लिया गया 3 लोगों को छोड़ के। वो 3 लोग आपके पास कौन थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और आपके पास कौन सा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है, जब ये सब मान गए फिर क्या करना था? प्यार से बहुत मना लिया, अब दंड का प्रयोग करेंगे। इन तीनों को धमकाया गया, धमकाने के बाद इन तीनों को भी इंडिया में शामिल किया गया। ये सब के सब किसमें शामिल हो गए? इंडिया में। लॉर्ड माउंटबेटन आए, लॉर्ड माउंटबेटन ने डेट बता दी 15 अगस्त 1947 को हम देश आजाद कर देंगे। बस अब तुम समझो, ठीक है। 15 अगस्त लगी, बड़ी कंफ्यूजन। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वाले कहेंगे कह रहे हम ना मनाए 15 अगस्त को देश आजादी, इंडिया वाले कहेंगे हम नहीं मनाए। तुमने कहा नहीं, दोनों की डेट अलग होनी चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा दोनों की डेट अलग नहीं हो सकती, एक ही तारीख को हम जाएंगे, बात करें तुम अपना समझ लो। तो पाकिस्तान वालों का कोई बात नहीं, इंडिया वाले तो कब मनाओगे अपने स्वतंत्रता दिवस? उन्होंने कहा हम मनाएंगे 15 अगस्त को, तो पाकिस्तान ने कहा हम मनाएंगे 14 अगस्त को, ले रात्रि में, ठीक है। तो तुम कब आजाद हुए? 15 अगस्त की सुबह, हम आजाद हो गए 15 अगस्त की रात को 12 बजे, मतलब रात में, मतलब 14 अगस्त। तो अब पाकिस्तान कौन सा मनाती है? 14 अगस्त। इंडिया कौन सी मनाती है? 15 अगस्त, ठीक। अब बढ़ गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक आदमी को बुलाया, वो इतना पागल आदमी, रेड क्लिफ
रेड क्लिफ कुछ नहीं जानता था देश के बारे में, कुछ नहीं। और लॉर्ड माउंटबेटन ने आपके पास उसको बुलाया कि महाराज संविधान बन गया मुसलमानों का, ये हिंदुओं का, ये सब राजा बाजा मान गए, हैदराबाद जूनागढ़ माने बाद में देख लेंगे, ठीक है, इनकी लाइन माटू। कहां से पाकिस्तान रहेगा, कहां से नहीं, मजाक चल रहा। अभी अपने गांव में अगर एक बीघा थोड़ा सा किसी का खरियाना चपड़ जाए तो आफत हो जाती। आपके पास वहां पर तूने यहां भैंसिया कैसे बांधी, ठीक है, आगे बवाल खिंच जाए, बवाल कट जाए। यहां तुम देश के टुकड़े करने जा रहे हैं। संविधान पाकिस्तान वाले अपना संविधान लेके घूम रहे, इंडिया वाले, अब इंडिया वाले करे हमारा इंडिया है कहां, पाकिस्तान वाले तो इंडिया के है, तो सब हमारा पाकिस्तान कहां, ठीक है, हम संविधान कहां चलाएंगे, ठीक है। आपके बाद रेड क्लिफ आया इंसान अंग्रेज, ठीक है, कुछ नहीं जानता था बोलो इतना। उसने कहा कहां इंडिया का नक्शा, उसने कहा साहब इंडिया का नक्शा ये है ऐसे ऐसे। अच्छा पेन लिया, पेन लिया, उन्होंने कहा हाँ पेन, हाँ इनका एक और उसके हाँ जी का है जी, बंगाल है, पाकिस्तान जो कहा है जी, कहा बीच में कहा है भारत। कितना अच्छा विभाजन किया था, ठीक है। यहां से पाकिस्तान वाले आए फेंकोरे बम, यहां से पाकिस्तान वाले फेंकोरे बम, यहां से पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर निकले एक बम फेंके जाए मर जाएंगे, यहां से निकले ये फेंके जाए मर जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान दो बन गए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। आगे चल के नेता आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का रुक बेटा, एक पाकिस्तान का तो काम तमाम ही कर देंगे, आपके पास ई पाकिस्तान का काम तमाम कर दिया, एक देश बना दिया जिसका नाम क्या था, बांग्लादेश। तो याद रखिएगा विभाजन रेखा किसने खींची थी, रेड क्लिफ ने, बांटा किसने था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। और बेटा पेन निकाल लो, शुरू हो जाओ, ठीक है। हाँ